हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है समीक्षा एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन कभी सुना है आप लोगों ने कि हमारे पूर्वज बंदर थे? नहीं नहीं, मेरे पूर्वज नहीं थे, आपके थे क्या? अब वो तो आपको पता होगा। तो चालू करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन सबसे पहले हम जानते हैं इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ओवर जनरेशंस लीडिंग टू न्यू फॉर्म्स एंड स्पीसीज। मतलब क्या बोल रहा है ये? जब धीरे धीरे किसी चीजों में, किसी ऑर्गेनिज्म में, या बोल सकते हैं किसी स्पीसीज के, किसी पार्ट के किसी एनिमल में जब चेंजेस आते हैं तब हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या था? एक सिंपल लाइफ था। मींस एक यूनिट होगी जिसको बोल सकते हैं सेल। हम लोग पिछले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। सेल क्या है, टिश्यूज क्या है, कैसे ऑर्गन्स फॉर्मेशन होता है। तो यहां से पता चला कि सबसे पहले एक सिंगल यूनिट आई सेल की, सिंपल लाइफ की। देन क्या है? 600 मिलियन ईयर्स एगो और कुछ इंसेक्ट्स आए और कोई ऑर्गेनिज्म आया। उसके बाद फिर क्या आया? फिश आया। फिश के बाद एम्फीबियंस आए, इसके बाद रेप्टाइल्स आए, मैमल्स आए, बर्ड्स आए। देन क्या आए? ह्यूमंस आए, हम आए। कैसे आए? देखे हम लोग कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे जनरेशन वाइज कोई चीज आगे बढ़ी। तो इसी चीज को कहा गया इवोल्यूशन इज वेरी स्मॉल प्रोसेस और स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। अब हम इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ये हम देखते हैं। और हम लोग के 10th बोर्ड में, जो कि सीजी बोर्ड का है, उसमें ये चैप्टर 4 मार्क्स कैरी करता है। 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक जीव का रहना बसना, वो क्या बोल रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या हुआ, इसको कहेंगे हैबिटेट। और हैबिटेट से उसके लिवलीहुड में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे वॉयेज ऑफ द बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। एक साइंटिस्ट था बीगल और डार्विन, इन दोनों क्या किए थे? घूमने गए थे। घूमने गए तो उन लोग देखे कि यहाँ चिड़िया है, यहाँ मगरमच्छ है, यहाँ पे और कुछ है। तो उन सब चीजों को उन्होंने देखा और अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें उनको देखने को मिली। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर डार्विन की ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डार्विन ने अपने थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में दिए, वो पढ़ेंगे। उसने एक जगह को देखा जिसका क्या नाम था? गैलापागोस आइलैंड नाम था, ठीक है? वहां पे उसने क्या देखा? होमोलोगस सीरीज के बारे में या होमोलोगस कैरेक्टर्स के बारे में देखा। क्या होता है होमोलोगस कैरेक्टर? आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे सिलेक्शन, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जो बीगल था, ये डार्विन के शिप का नाम था। जो डार्विन साइंटिस्ट था उनके शिप का नाम था, क्या नाम था? HMS बीगल नाम था। क्या नाम था? HMS बीगल नाम था उनके शिप का, वोयेज जिसको कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग, प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन देखेंगे। किसके बेसिस पे? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस में। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिए थे? डार्विन दिए थे, ठीक है? स्पीसीज क्या है वो देखेंगे, एडेप्टेशन क्या होता है वो देखेंगे, और स्पेसिएशन क्या होता है वो देखेंगे। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के डायनासोर्स दिए हुए हैं। डायनासोर्स तो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको एक्सटिंक्ट किया, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। अब एक्सटिंक्ट क्या होता है? तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है,
जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद उनका एक भी स्पीसीज या एक भी ऑर्गन इस वर्ल्ड में या इस अर्थ में सरवाइव नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके बारे में भी हम जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में डायनासोर्स के बारे में जानते हैं। तो डायनासोर्स क्या थे? डायनासोर्स कैसे पता हमको डायनासोर्स थे? तो fossils have helped us to know that dinosaurs were of different types and present on the earth in large number from around 2000 to 600 lakhs year ago. अब कैसे पता चला कि डायनासोर्स थे? तो क्या होता है कि जब कहीं खुदाई होती है, जब कहीं माइनिंग होती है, तो वहां से क्या निकलते हैं? वहां से निकलते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? जब कोई ऑर्गन, जब कोई स्पीसीज या जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं और उनका मरा हुआ जो उनका बॉडी है, उनके फॉसिल्स, उनके हड्डियां जो हैं, जब हमको जमीन के अंदर से मिलती हैं, तो हम उनकी कार्बन डेटिंग करके पता करते हैं कि वो क्या थे, इस अर्थ में एग्जिस्ट करते थे और प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यही क्या बताते हैं कि 2000 से 600 लाख ईयर पहले हमारे यहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब द साइज ऑफ डायनासोर्स रेंज्ड फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ नियरली 50 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम ऑफ अराउंड 40 मीटर्स। मतलब डायनासोर्स का साइज कितना था? अराउंड 50 सेंटीमीटर्स टू 40 मीटर्स। तभी तो कहा जाता है कि पहले के समय में लोगों की हाइट ज्यादा हुआ करती थी, और आज के समय में देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान की हाइट कितनी है? 5 से 6 फीट। क्यों है? पहले जो हमारी स्पीसीज थी उनकी हाइट ज्यादा थी। अब की स्पीसीज, क्योंकि जेनरेशन डिफरेंस हो रहा है, इसके कारण अभी जो है जीन्स में ही हाइट नहीं है, जिसके कारण में आज लोगों की हाइट कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेवरल टाइप्स के जो है हमारे अर्थ में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। कैसे कैसे टाइप्स के करते थे? कुछ ऐसे थे जो कार्निवोरस थे। कार्निवोरस मतलब पहले पढ़े हुए हैं ना, क्या होता है कार्निवोरस? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। कार्निवोरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के मील्स जो है इनटेक करते हैं। मतलब कुछ ऐसे जानवर डायनासोर थे हमारे पास जो कि क्या थे, उन लोग पेड़ पौधे भी खाते थे, पत्तियां खाते थे, फल खा सकते हैं, और उसके साथ साथ वो जानवरों को भी खाते थे, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते थे। जैसे ह्यूमन भी क्या है? कार्निवोरस है। कैसे है? क्योंकि ह्यूमन भी क्या करता है, सब्जियां खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम तो क्या हुआ, हम वेजिटेबल्स इनटेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम और क्या इनटेक करते हैं? हम नॉनवेज भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, दुनिया भर की चीजें खाते हैं। तो दैट्स व्हाई हम भी क्या हैं, कार्निवोरस हैं। अब दूसरे आते हैं हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मतलब सूखी झाड़ फूस। ठीक है, कोई टेस्ट है उसमें? नहीं है, बहुत टेस्ट है, उसी में प्रोटीन है, आप भी खाया करिए। तो कुछ हर्बीवोरस होते थे, कुछ बाइपेड्स होते थे, मतलब जो 2 पैर से चलते थे, और कुछ क्वाड्रुपेड्स होते थे जो 4 पैर से चलते थे। उसके अलावा बहुत से ऐसे भी डायनासोर्स प्रेजेंट थे जो क्या करते थे, उड़ते थे। आप लोगों ने जुरासिक पार्क देखा होगा, जुरासिक वर्ल्ड देखा होगा, उसमें बड़े बड़े डायनासोर, बड़े बड़े जो है वहां पे उड़ते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हंसते हुए दिखेंगे। बहुत ही अच्छा है, आप भी देखिएगा, बहुत इंजॉय करिएगा अगर आपको जानवरों से प्यार है तो। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, बताओ क्या होता है? फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर। बहुत टाइप के उस टाइम पे जो है जीव जंतु थे, बहुत वास्ट टाइप्स के क्या थे, फ्लावर्स थे, पत्ते थे, पेड़ थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे उस समय। आज के समय में होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वो अडानी ये बना रहा है, अंबानी वो बना रहा है। कुछ मिला हमको कुछ नहीं मिलता। वो क्या है, एसी में आराम कर रहे हैं, और हम घर में गर्मी में बैठे हुए हैं। ये हमारी गलती है, ये उनकी गलती नहीं है। तो नोट करिएगा, क्या बहुत सारे टाइप्स के हमको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते थे एट द टाइम ऑफ डायनासोर्स।
अब several plants similar to these are found nowadays like algae, ferns, moss, cycads, ginkgo, and animals like mammal resembling rats, insects such as cockroaches, etc. were present during the time of dinosaur. अब ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि डायनासोर के टाइम पे कॉकरोच, रैट्स, इंसेक्ट्स ये सब मिलते थे। आज के समय में भी है ना कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। ये सब में नहीं रहिएगा, पढ़ने लिखने की उम्र है, ठीक है। और आपको पता है, डू यू नो this is a species of ginkgo tree similar to that found during the period of dinosaur. This was the only form of life that would withstand the atomic bomb blast in Hiroshima. आप लोग को पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था, पता है ना? क्लास 10 के एसएसटी में दिया हुआ है, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, स्मॉल बॉय और लिटिल बॉय के नाम से। क्या हुआ था? न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी वहां पे। आज के समय में भी हिरोशिमा और नागासाकी में लोग पैरालाइज्ड और डिसेबल्ड लोग जो हैं पैदा होते हैं। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा डिजास्टर है? बिल्कुल है। अब बॉम्ब ब्लास्ट के, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी आज कहां? हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहां है? जापान में है। जापान में है। वहां क्या मिला? गिंको प्लांट मिला। देखोगे ये है गिंको। ये कौन से समय का है? कौन से समय का है ये गिंको? ये है डायनासोर के समय का। तो हमको आज भी ये मिल रहा है वहां पे। तो इससे पता चलता है कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। अब हम देखेंगे डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब कौन कौन से मिलते थे प्लांट्स, क्या है? तो ड्यूरिंग द मेसियोजिक एरा, ठीक है, एट द एज ऑफ डायनासोर। डायनासोर के समय में क्या होता था? डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ. Many plants similar to those found today and small animals like mammals and insects also live alongside dinosaurs. वही बात है, उस समय भी बंदर थे, आज भी बंदर हैं, वही वाली बात हो गई ना। लेकिन वो बात नहीं है। क्या बता रहे हैं कि उस समय जैसे एनिमल्स और प्लांट्स मिलते थे, आज भी उनसे रिलेटेड या उनके जैसे प्लांट्स या एनिमल्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि उस समय का लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। आज हम जो खा रहे हैं, जो चावल दाल रोटियां खा रहे हैं, उसमें बहुत टाइप के पेस्टिसाइड्स, यूरिया, बहुत अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। इससे क्या हो रहा है? हमारा बॉडी खराब हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमारा न्यूट्रिशन वीक हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। कोविड के टाइम पे क्या था? इम्यूनिटी तो सब कुछ थी। उस समय लोग ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अब फिर पुरानी बातें आ गई। तो ये सब है, हमारे पास बीटल्स मिलते हैं, ड्रैगन फ्लाई मिलता है, कॉकरोच मिलता है, स्मॉल मैमल्स मिलते हैं, गिंको मिलता है, कॉनिफर्स मिलते हैं, साइसेट्स मिलते हैं, मॉस मिलता है, फर्न मिलता है और एल्गी मिलता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक पढ़ते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जब हम हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। जैसे हैबिट आदतें, वैसे ही हमारा सराउंडिंग हैबिटेट। अब हैबिटेट कैसे, इसमें हैबिटेट काम करता है? कैसे काम करता है? हम ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे हमको बेसिक नीड्स, फूड, रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी क्या हो? फुलफिल हो। जहां हम सेफ फील करेंगे, वहां क्या करेंगे? हम सर्वाइव करेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहीं सर्वाइव करता है जहां पे उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है? फुलफिल होती है। अब इसी में देख लेते हैं, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे फूड रिसोर्सेज के साथ साथ हमारा पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो रहा है। हमको क्या करना चाहिए? इसको ऐसा कांस्टेंट चलना चाहिए, है ना? पर ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट ना चल के एक हाई पीक पे चला जा रहा है, जो क्या बता रहा है? अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को ऑर्गेनिजम्स में बता रहा है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग? इस ग्राफ के बारे में समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। बीगल क्या था?
जो डार्विन जो साइंटिस्ट थे जिस शिप में गए थे उसका नाम था बीगल। उनके साथ उनके साथ में एक और साइंटिस्ट गए थे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड रसल नाम था उनका, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, अल्फ्रेड रसल नाम था, है ना। तो हम बात करते हैं, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में उन्होंने कहां से चालू किया, इंग्लैंड से चालू करके उन्होंने पूरा इंग्लैंड सी रूट से ट्रेवल करके साउथ अफ्रीका, देन वो कहां से अफ्रीका होते हुए इंडियन ओशन से ऑस्ट्रेलिया तक क्या किए गए। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि उन्होंने बहुत लंबा जर्नी क्या किया, ट्रैवल किया। अब ये थी उनकी शिप, बहुत अच्छी शिप थी जिसका क्या नाम था, HMS बीगल नाम था, जो कि एक रॉयल नेवी सर्वे शिप थी, ठीक है, जिनके कैप्टन का क्या नाम था, कैप्टन रॉबर्ट फ्रिजरॉय नाम था। ठीक, अब डार्विन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस शिप में जाएं और एक वर्ल्ड टूर करें, एक्सप्लोर करें वर्ल्ड में क्या क्या जो है इन्फ्लुएंस है नेचर में कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों पे कैसे जगह के हिसाब से वेरिएशंस आते हैं, ये सब क्या हुआ हमको देखने को मिलेंगे। तो उनको वो क्या थे, इंटरेस्टेड थे बचपन से ही पढ़ाई में, तो उनको क्या था, नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकारी लेने के लिए वो क्या थे, इंटरेस्टेड थे, बायोडाइवर्सिटी देखना चाहते थे, नेचर में इन्फ्लुएंस देखना चाहते थे। तो उस टाइम पे क्या किए, उनका ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली चेंज द सोशल एंड साइंटिफिक थॉट ऑफ द टाइम। उनका जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उन्होंने एक बुक भी लिखा था, तो बुक में लिखा, उससे क्या हो गया, पूरे डाइवर्सिटी का, पूरे हमारे वर्ल्ड का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर दिया, चेंज कर दिया उस समय। अब इन द ईयर 1831 में उनको क्या मिला, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वर्ल्ड टूर करें और अलग अलग जगहों पर जाएं और देखें कि वहां पे क्या है, कैसा कैसा बायोडाइवर्सिटी है, कैसे कैसे मिनरल्स मिल रहे हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहां के फ्लोरा एंड फौना क्या है, एवरीथिंग वो वहां पे क्या करना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या किए गए, उनको नहीं पता था कि वहां जाके क्या मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो वो क्या किए, घूमने गए, कहाँ घूमे वो, इंग्लैंड से निकले, इंग्लैंड से होकर के साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से निकल के साउथ अफ्रीका गए, देन अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, और सबसे मेन नाम है गैलापागोस आइलैंड। सितंबर और दिसंबर 1835 उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में क्या किया, अपना बिताया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उन्होंने क्या क्या देखा ड्यूरिंग हिज वोएज HMS बीगल वोएज में कब से कब तक चला, 1831 से 1835 तक चला, ठीक है। इतना लंबा जर्नी उन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, इतने दिनों तक वो क्या किए, ट्रैवल किए। अब चार्ल्स डार्विन क्या किए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स उन्होंने देखे और उसी से उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताता है कि कैसे कैसे लोगों में चेंजेस आए, कैसे कैसे जनरेशन में चेंजेस आए, कैसे कैसे वेरिएशंस हुए। तो ये क्या बताया, जब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन सोज वेरिएशन शो करता है, कैसे वेरिएशन शो करता है, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड आर नॉट एग्जैक्टली सेम, किसी भी स्पीसीज में सारे ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते। अगर बात करें ह्यूमंस की भी, तो ह्यूमन क्या है, स्पीसीज सेम है, पर सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते। वही बात बता रहा है ये कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, सेम स्पीसीज के रहते हैं बट डिफरेंट दिखते हैं, सबका साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप डिफरेंट रहता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई काला है, ऐसा होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने देखा कि सिमिलर स्पीसीज डिफर इन डिफरेंट प्लेस। स्पीसीज तो सेम है, ओरिजिनेट वो सेम जगह से हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है उनका क्या है, रहन सहन है, अलग अलग क्या है, उन लोग हैबिटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं,
तो क्या कर रहे हैं, वो अपने नेचर, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। वही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लाइक लिविंग इन डिफरेंट रीजन सो स्मॉल बट डिफरेंट चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस हैं, छोटा छोटा बदलाव है, लेकिन क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस शो करता है। दीज डिफरेंसेस appear to be related in their environment। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब फॉसिल्स रिसेंबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डार्विन कलेक्टेड फॉसिल्स ऑफ इंस्टिंक्ट एनिमल्स, जो इंस्टिंक्ट एनिमल्स थे जो मर गए थे, जैसे कि जो मर गए थे, जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, जैसे डायनासोर्स हो गए, इन सब के फॉसिल्स को इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, और उन्होंने क्या देखा कि फॉसिल्स जो हैं सेम फॉसिल सेम एरिया में ही मिलता है। जैसे एक फॉसिल हो गया, अब डायनासोर, पता है कि यहाँ पे डायनासोर मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, दूसरी जगह से तो नहीं मिल सकता, तो एक स्पेसिफिक एरिया जो है सिलेक्ट किया जाता है, वहीं से वो सेम टाइप के स्पीसीज क्या करते हैं, मिलते हैं। दिस सजेस्ट दैट स्पीसीज चेंज ओवर टाइम। ये क्या बताता है कि समय के साथ साथ स्पीसीज क्या होता है, चेंज होता है ना। अब आगे क्या बताया, गैलापागोस आइलैंड में ऑब्जर्वेशन के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया कि जो एनिमल है वो डिफरेंट आइलैंड में क्या है, सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल है, वो दिखते सेम है, लेकिन उनकी क्या है, उनका जो उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं, उनकी स्पीसीज चेंज है, ये उन्होंने बताया। और ईच आइलैंड हैव स्पीसीज एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। अब एक सील की बात करें या एक वेल की बात करें, तो जो सील है हमको पता है कि वो क्या होता है, साउथ वर्ल्ड के साउथ में जो निचला भाग है वहां पे वो क्या करता है, रहता है। तो वो अगर हम उसको नॉर्थ में ले जाएंगे या ऐसे जगह में ले जाएंगे जहां पे गर्मी है, तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज को बता रहा है कि हाँ, जो स्पीसीज हैं वो लोकल कंडीशंस में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब फिंचेस हैव डिफरेंट बीक। फिंच क्या है, एक टाइप का बर्ड है। अलग अलग जगहों पे उन्होंने 15 फिंचेस को देखा और 15 फिंचेस की बीक्स में क्या देखा, डिफरेंस देखा। वही बता रहे हैं, उनकी फूड अवेलेबिलिटी के कारण उनके फिंचेस में डिफरेंस आया है। अब ये क्या करता है, ये बताता है कि एडेप्टेशन कितना जरूरी है, और एडेप्टेशन के कारण ही जो हमारे शरीर के जो भाग हैं या जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वो कैसे इन्वायरमेंट जो है हेल्प करता है एडेप्ट करने के लिए। अब टॉर्टॉइज वेरीड फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड। अलग अलग आइलैंड में अलग अलग टाइप के टॉर्टॉइज देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें, जो पालतू कछुआ आता है वो क्या होता है, छोटा होता है, उसमें अलग अलग टाइप के डिजाइन्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है उसका। वहीं अगर हम समुद्री कछुए की बात करें तो वो बहुत बड़े साइज का होता है ना, उसको वहां पे वैसा हैबिटेट मिलता है। उसी चीज को बता रहा है कि जाइंट टॉर्टॉइज ऑन डिफरेंट आइलैंड हैव डिफरेंट शेप साइज एंड नेक लेंथ। अलग अलग जगहों पे सेम टॉर्टॉइज है, बट क्या है, उसका शेल का शेप डिफरेंट है और उनके नेक का लेंथ क्या है, डिफरेंस है। नेक का लेंथ उनके वेजिटेशन कहाँ पे उनको खाने को जो मिल रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। अब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस सर्वाइवल। ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट सर्वाइव्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड मोर सक्सेसफुली। अब जब हमारा इन्वायरमेंट हमको सर्वाइव करने के लिए हमको हेल्प करेगा, तभी तो हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी तो हम अपनी जनजाति हो गया या हमारा जो स्पेसिफिक क्या हो गया, स्पेसिफिक जो है क्या बोलते हैं, हम अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। वही बात है, लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म वर लेस लाइकली टू सर्वाइव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज आर नॉट फिक्स्ड। कोई भी स्पीसीज फिक्स्ड नहीं है। डार्विन कंक्लूडेड दैट स्पीसीज आर नॉट परमानेंट। स्पीसीज परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट ब्रीड के जो है डिफरेंट स्पीसीज के लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमको एक डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेगा। उसी चीज को बता रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि चिंपैंजी से कैसे बंदर बने और चिंपैंजी से कैसे ह्यूमन बने। तो वही चीज को डार्विन क्या कहा कि स्पीसीज आर नॉट फिक्स्ड,
है ना। अब दे चेंज ग्रेजुअली ओवर मेनी जनरेशन, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले के समय में हमको बहुत सारी चिड़िया देखने को मिलती थी, अब मिलती हैं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सब क्या कर देते हैं, जंगली इलाकों में माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शहरों में या रूरल एरिया, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सब हमको मिलता है। अब आगे देखें हम लोग तो कॉमन एंसेस्ट्री, डिफरेंट स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। बहुत सारे ऐसे हमको स्पीसीज या ब्रीड्स देखने को मिलेंगे जिनकी एंसेस्टर्स सेम है, लेकिन वो अभी जो है अलग अलग स्पीसीज में सरवाइव कर रहे हैं, तो उसी चीज को बता रहा है। तो ओवर द टाइम एडेप्टेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे हम एडेप्ट करते हैं चीजों को, वैसे वैसे न्यू स्पीसीज क्या होते हैं, सामने आते हैं, न्यू स्पीसीज बनते हैं, और ये क्या करता है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दो चीजें होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल विद फेवरेबल ट्रेट्स, these traits are passed on the offsprings, the process is called natural selection। अब जो हमारी आदतें हैं या जो हमारा नेचर है, जो हमको हमारे ऑफस्प्रिंग्स, हमारे एंसेस्टर्स से मिला, वो क्या है, नेचुरल है ना। एज इट इज जो हम नेचुरली अडेप्ट कर रहे हैं वो आर्टिफिशियली अडेप्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। उसी चीज को बता रहा है नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा आता है एग्जाम में, 3 नंबर में पूछता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि हम एक घर बनाए, घर में कहाँ हमारा डाइनिंग एरिया है, कहाँ हमारा बेडरूम है, कहाँ हॉल है, ये सब हम खुद तय करते हैं ना। तो दैट्स व्हाई कि ये क्या होगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉसिल्स कलेक्टेड बाय चार्ल्स डार्विन। ये फोटोज हमको क्या बता रहे हैं कि कैसे कैसे डार्विन ने अलग अलग, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये वेरियस जगहों से उन्होंने क्या किए हैं, अलग अलग टाइप के फॉसिल्स कलेक्ट किए हैं। फॉसिल्स मैंने बताया कि जब कोई एनिमल या प्लांट क्या हो जाता है ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर, वो क्या करते हैं, जमीन में धंस जाते हैं, जमीन में अंदर चले जाते हैं। बाद में जब उनको खोद के निकाला जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो ये सारी फॉसिल्स उन्होंने क्या की थी, खोजी थी, और उनको ये सब मिला था। अब क्या आता है, डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड। डार्विन क्या क्या देखे गैलापागोस आइलैंड में, वो बता रहा है। ये क्या क्या देखे, उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस, फिंच क्या है, एक चिड़िया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट बिग्स देखे। क्यों? क्योंकि वो क्या करती, वो चिड़िया अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से अडेप्ट करती है चीजों को, है ना। कैसे, जैसे शेर को पता है कि उसको क्या करना है, जानवरों को खाना है, तो उसके दांत कैसे हैं, नुकीले हैं। वैसे ही फिंचेस को भी पता है कि हमको क्या खाना है, उसके हिसाब से नेचर ने उसकी बीक्स में वेरिएशन ला दिए हैं। अब उन्होंने सेवरल वेरिएशंस देखे डिफरेंट आइलैंड में। देयर बीक्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप और साइज के थे। अब ईच बीक वाज अडॉप्टेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड सच एज सीड्स, इंसेक्ट्स एंड कैक्टस फ्रूट्स। ये सब भी समझ आ गया। अब जाइंट टर्टल्स देखे जिनके शेप बड़े थे, जिनके क्या था, जिनके नेक बड़े थे, है ना, ये सब उन्होंने देखा। नेक क्यों बढ़े थे, जहां जहां वेजिटेशन जैसा अवेलेबल होगा उस हिसाब से उनका गले की लंबाई होगी। अब सिमिलर ऑर्गेनिज्म विद स्मॉल डिफरेंस, ऑर्गेनिज्म सिमिलर है लेकिन उनमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। तो ये क्या होता है, ह्यूमंस हर जगह सेम है लेकिन उनमें वेरिएशंस मिलते हैं। किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो ये सब क्या है, सेम ऑर्गेनिज्म है पर डिफरेंट क्या है उसका। अब आता है आइलैंड स्पीसीज वर यूनिक। अब many plants and animals found in the Galapagos Island were not found anywhere else in the map. This suggested that species can develop unique characteristic with isolated. अब हमको क्या बता रहा है ये कि कुछ जो है गैलापागोस आइलैंड में जो हमको
फ्लोरा फौना देखने को मिले, जो हमको प्लांट्स वगैरह देखने को मिले, वो सिर्फ वहीं मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो वहां अलग से आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स रिजर्व्ड है अलग से। अब एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इन इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट एडेप्ट कर रहा है? तो ऑर्गेनिज्म वर वेल एडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अच्छे से एडेप्ट हो सकता है ना। जैसे कि हम रह रहे हैं, हम हमारा जो वेदर कंडीशन वो क्या है, ह्यूमिडिटी का है, ह्यूमिड है, तो हम ऐसे कंडीशंस में रह सकते हैं। हम बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड क्या कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उसी चीज को बता रहा है। अब स्पीसीज चेंज ओवर टाइम, अलग अलग समय में अलग अलग जनरेशन आएंगे, ये बता रहा है। कॉमन एंसेस्टर्स बता रहा है, सेम चीजें हैं। समझ आ गया इतना? अब फिंचेस के बारे में अगर हम जाने तो क्या है, ये ग्राउंड फिंच बर्ड है। ग्राउंड फिंच बर्ड, यहाँ स्मॉल फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच हो गया, यहाँ वेब्रल हो गया। अलग अलग टाइप के बर्ड जो है बर्ड सेम है, लेकिन उनके अलग अलग स्पीसीज है, मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीक के शेप किस पे डिपेंड करते हैं, उनके फूड पे डिपेंड करते हैं, है ना। गोल्ड फिंच बर्ड के बारे में देखा जाए तो वो क्या करती है, लार्ज एंड हार्ड सीड्स खाती है, इसलिए उसका जो चोंच है वो छोटा है, ठीक है, और क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तभी तो जब स्ट्रॉन्ग होगा तब तो वो बड़े और लार्ज सीड्स को क्या कर सकेगी, खा सकेगी। दैट्स इट। अब क्या है, कैक्टस फिंच। कैक्टस फिंच को क्या है, कैक्टस के फ्लावर खाती है, फ्रूट्स खाती है, नेक्टर्स खाती है, इसलिए क्या है, उसका बीक लॉन्ग पॉइंटेड बीक है ना। समझ आया? वैसे ही वेजिटेरियन फिंच, वेजिटेरियन फिंच क्या करती है, नॉर्मल फूल, पत्ते, फ्रूट्स ये सब खाती है, इसलिए उसका जो बीक है वो क्या है, ब्रॉड है, और क्या है, पैरेट जैसा है। कैसा है, पैरेट जैसा, तोते के जैसा उसका जो है चोंच है, ये हमको बता रहा है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं किस टाइप से वेरिएशंस है। यहाँ पे देखो, शॉर्ट थिक, शॉर्ट थिक एंड स्ट्रॉन्ग बीक। इसका जो चोंच है वो क्या है, छोटा है, लेकिन क्या है, नुकीला है, दिख रहा है हमको। इसका क्या है, पतला है और पॉइंटेड बीक है। इसके लंबी चोंच है इसकी, है ना। क्यों? क्योंकि वो कैक्टस फ्लावर खाती है। इसका क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाती है ना। वैसे ही वुड पीकर, वुड पीकर क्या करती है, जो पेड़ के छाल रहता है, उस छाल में जो कीड़े रहते हैं ये उसको खाती है ना। इसलिए क्या है, ये इसका जो है स्ट्रॉन्ग चेसल लाइक बिक्स है। ट्री फिंच क्या करती है, कर्व बिक है इसका, ये देखो, ये कर्व्ड बिक है इसका। ये क्या करती है, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स खाती है। इस सब से हमको पता चलता है कि कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट समझ सकते हैं हम, डेवलपमेंट आया, कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे अलग अलग जो है नेचर में अलग अलग टाइप से वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि होमोलोगस कैरेक्टर्स। तो होमोलोगस कैरेक्टर, ये पहले फोटो देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं होमोलोगस कैरेक्टर्स क्या होता है। होमोलोगस कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि similar basic structure with many which may perform different function, which may perform different function. These similar structure having common origin and basic plants are called homologous characters. जो सेम ओरिजिन में है, ओरिजिन जिसका सेम है पर उसका काम अलग अलग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। होमोलोगस कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है हमको इवोल्यूशन के लिए। दे इंडिकेट्स दैट डिफरेंट प्लांट हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, स्ट्रक्चर गेट मॉडिफाइड ओवर टाइम, सो डिफरेंट फंक्शंस एंड इन्वायरमेंट, ये हमको बताता है। ये सब समझ आया? ये है, इससे हम क्या ऑब्जर्व किए, इससे हम ये ऑब्जर्व किए कि डिफरेंट प्लांट्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम वो अलग अलग करते हैं, है ना। These structure may look different and perform different function, but they have common origin and similar internal structure. ठीक, सिमिलर स्ट्रक्चर है, डिफरेंट वर्क है। ठीक, ये समझ आया क्या? ये समझ आ गया। अब डार्विन ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए, होमोलोगस कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किए।
कैसे ऑब्जर्व किए देखते हैं। इन्होंने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर के हैं, पर उन सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट फंक्शन है? अगर हम बात करें तो हाथ हमारे पास भी है और हाथ एक बिल्ली के पास भी है, लेकिन हम उस हाथ से क्या करते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे कामें करते हैं। और उसी हाथ से चूहा क्या करता है, जो बिल्ली है वो क्या करती है, उसी हाथ से वो क्या करती है, चलती है, उसके हाथ पैर बराबर। ठीक, तो क्या है उसमें, इसी सिमिलैरिटीज को क्या कहा जाता है, होमोलोगस कैरेक्टर्स कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो ये ह्यूमन हो गया, ये कैट हो गया, ये वेल हो गया, बैट हो गया, बर्ड हो गया, दिख रहा है हमको। अब इसके क्या है, हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, गैस्पिंग करते हैं। ये क्या करता है, सेम हैंड से क्या करता है, वॉक करता है, रनिंग करता है, ये स्विमिंग करता है, ये उड़ता है, ये भी उड़ता है। अब बताती हूँ कैसे 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 उड़ता है। हमारे पास हाथ है, बिल्ली के पास भी हाथ है, वेल के पास क्या है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये दिख रहा है आपको, उसका स्ट्रक्चर ऐसे फ्लाई करने वाला रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, पानी को काटता है, काट के क्या करता है, आगे बढ़ता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है और हम अपने रास्ते खुद बंद करते हैं। कैसे करते हैं ना, तो नहीं करना चाहिए। अब बैट और बर्ड, बैट और बर्ड के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, डिफरेंस है, लेकिन काम दोनों सेम कर रहा है। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज बट डूइंग सेम वर्क, है ना। इसी चीज को ये क्या करता है, शो करता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, होमोलोगस एंड एनालोगस कैरेक्टर आपके एग्जाम में पूछेगा ही, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। होमोलोगस कैरेक्टर और एनालोगस कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये नहीं सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। अगर हम बात करें एक चिड़िया की और एक बटरफ्लाई की, तो चिड़िया का एक बैट की और बटरफ्लाई की, तो बैट का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ ऐसा है ना। बटरफ्लाई का कैसा होता है, ऐसा, ऐसा कुछ होता है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, दोनों उड़ेंगे, अलग काम है नहीं है भाई, काम ही नहीं है उसके पास, हमारे पास है, पढ़ लेते हैं। चलो, और क्या बताया, डार्विन ऑब्जर्व किया कि बेसिक बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोरलिम्स इन कैट्स, ह्यूमंस, वेल, बैट्स एंड बर्ड्स इन द सेम। जो फोरलिम्स होते हैं वो बेसिक बोन स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो वेल हो, चाहे बैट हो, चाहे ह्यूमन हो। ठीक है, और क्या देखा कि सेम सेट ऑफ बोन्स है ह्यूमंस में, रेडियस में, ह्यूमन के रेडियस में, उल्कस में, कार्पल्स में, ये सब उन्होंने देखा। और इन्होंने क्या देखा कि डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे गैस्पिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। तो यही क्या बता रहा है, होमोलोगस कैरेक्टर के बारे में हमको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। सिलेक्शन, चुनना, जैसे सिलेक्ट होते हैं ना जेई में, नीट में, वैसा सिलेक्शन है, वैसा सिलेक्शन नहीं है, बताती हूँ क्या सिलेक्शन। सिलेक्शन हुआ एंड एडेप्टेशन। सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन का क्या मतलब है कि सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन का क्या है, एज द जर्नी ऑफ द बीगल केम टू एन एंड, जब खत्म होने तक पहुंचे, तब the crew returned to the England. Darwin started putting together pieces of information and he had collected all through the voyage from the different continents. अब उन्होंने क्या किया, जो डार्विन थे उन्होंने सारे जगह से जो कलेक्ट किया था उसको क्या करना, एक जगह पे पुट करना चालू किया। हम क्या करते हैं, पूरा बुक पढ़ते हैं, इसका भी बुक पढ़ते हैं, उसका भी बुक पढ़ते हैं, है ना, उसकी कॉपी पढ़ लेते हैं, उस टॉपर का नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब चीज कलेक्ट करके एक जगह अपने माइंड में स्टोर करते हैं। ठीक है, उस जगह पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वैसे ही इन्होंने क्या किया कि अलग अलग पीसेस को एक जगह पे इंफॉर्मेशन के, जो है डिफरेंट कंट्रीज के जो इंफॉर्मेशन थे उसको क्या किया, एक जगह पे कलेक्ट करना चालू किया, कलेक्ट किए। अब क्या किए, वहां से उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाया। आगे बताती हूँ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग अमंग स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ
फेवरेबल कैरेक्टर्स बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताइए। सिलेक्शन मतलब चुनना। हम जब किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, चुनते हैं, तो उसी को सिलेक्शन बोलते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे तभी तो इवॉल्व होगा, है ना। तो वही बात बता रहा है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या हुआ? ब्रीडिंग अमंग अ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि अलग अलग स्पीसीज अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो न्यू ब्रीड क्या होगा? इवॉल्व होगा। इसी को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो मेंडलीव था, जो मेंडल जो किए थे, उसमें उन्होंने क्या किया था? इंटर ब्रीड कराई थी, है ना। उन्होंने क्या किया था? क्रॉस पॉलिनेशन कराया था और न्यू स्पीसीज ऑफ पीस जो है उन्होंने क्या किया? वहां से ऑब्जर्व किया। तो वही चीज क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। ये सब अफेक्ट है किसपे? फ्लड के कारण रेडिश फील्ड में। रेडिश मतलब मूली के फील्ड में यहाँ पे क्या हो गया? पानी आ गया, भर गया, बाढ़ आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? रेडिश प्लांट अच्छे से क्या हुआ? फील्ड में ग्रो हुआ और यहाँ क्या हो गया? उसका डैमेज हो गया। यहाँ ठीक था, फिर बाढ़ आया। पहले बिफोर फ्लड हेल्दी क्रॉप था, ड्यूरिंग फ्लड बाढ़ आया तो इस टाइप का स्थिति हो गया। फिर जब बाढ़ गया तो ये पूरा जो है कल्टीवेशन जो था उसका वो खराब हो गया, है ना। तो ये सब क्या होता है? इफेक्ट्स हैं किसपे? नेचर के एक हैबिटेट पे, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है। अब क्या है? नियरली 2 decades आफ्टर द वॉयज ऑफ बीगल अनदर साइंटिस्ट नेम एल्ड्रेफ रसल। मैंने पहले बताया एल्ड्रेफ रसल, इनका भी एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। सेट आउट ऑन सिमिलर वॉयज फ्रॉम इंग्लैंड मेनली टू आइलैंड इन द अमेरिका एंड एशियन सबकॉन्टिनेंट्स। He had mainly done an extensive study on the butterflies and mammals of these regions and came to the similar conclusion and Darwin. Wellek also suggested that organisms evolved from pre-existing organisms and selective processes in nature occurred spontaneously and non-intentional, giving rise to the diverse form of species present on the earth. कुल मिला के इसका सारांश क्या है पता है? जो डार्विन बोला वो सत्य था बोल रहा है और कुछ नहीं। ठीक। क्या वो इंग्लैंड के थे और वो भी क्या किए? अमेरिका के थे और वोएज कहाँ से स्टार्ट किए? इंग्लैंड से किए मेनली, और वहां के आइलैंड्स को देखा उन्होंने। एशिया के भी सब कॉन्टिनेंट्स पे आए वो, और एशिया के भी सब कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने क्या किया? अपना रिसर्च किया और उन्होंने भी ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद हैं वहीं से क्या हो रहा है? नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक। अब पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब ऑर्गेनिज्म शोज वेरिएशन, पता है हमको ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं। इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर। सेम स्पीसीज के लोग क्या है? एक दूसरे से अलग है। मैं बता रही हूं कि इंसान वही है लेकिन चेहरा अलग अलग है ना। इंसान वही है लेकिन चेहरा अलग अलग है, उसी चीज को बोलता है। इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मतलब सिर्फ अंतर, कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ अंतर को बता रहा है। अब ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होगा? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन कैन सर्वाइव। ठीक है। रिसोर्सेज सच एज फूड एंड स्पेस आर लिमिटेड। क्या बोल रहा है ये लाइन ये बोल रहा है कि जितना प्रोड्यूस करेंगे, जितना ऑफस्प्रिंग्स होगा, जितना ऑफस्प्रिंग्स ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे उतने ज्यादा वो सरवाइव करेंगे। मतलब जितना रिप्रोडक्शन होगा उनमें, जितना एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, उनका जो स्पीसीज है वो उतने दिनों तक चलेगा, है ना। वो उतना लॉन्ग लाइफ चलेगा, है ना। जैसे कोई पीढ़ी हो गई, अगर उसमें 10 भाई बहन है तो उनका स्पीसीज बहुत दिनों तक चलेगा। उसी चीज को यहाँ पे भी बोल रहा है। ठीक है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे करते हैं हम?
कैसे स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, कंप्लीट करने के लिए अपना सर्वाइवल एक लिमिटेड रिसोर्स चाहिए। मतलब लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, अगर बहुत ज्यादा रिसोर्स रहता जो कि क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, हमको उनको कम मात्रा में यूज करना चाहिए क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए। वही चीज को बोल रहा है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फॉर सर्वाइवल, दिस कंप्लीशन इज कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इसको स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल विथ favorable variations shows better, less adaptation individuals में perish। क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल के लिए हम माइग्रेट भी कर देते हैं, तो उसी चीज को बता रहा है कि सर्वाइवल के लिए एक ह्यूमन जो है फेवरेबल कंडीशंस पे माइग्रेट करता है और जितना बेटर हो सके उतना ज्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करता है। अब आ गया नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection, nature select organism that are best adapted to their environment। अब मान लेते हैं कि मेरा एक घर है, मेरे को मेरे घर में एक मेड रखनी है, तो मैं मेड उसी को रखूंगी ना जो मेरे बजट फ्रेंडली हो, जो मेरे सारे काम कर सके, जो मुझे हेल्प कर सके, जिसका नेचर अच्छा हो। तो जो इन्वायरमेंट है वो भी हमको इसलिए रखा है क्योंकि हम उसके इन्वायरमेंट में बेटर सूटेड हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई natural selection is the best adapted to their environment। अब favorable traits are passed to the next generation। जो favorable traits रहते हैं वो next generation में पास होते हैं, पता है हमको। अब ये देखते हैं, Darwin had written the book on the origin of species। ठीक है, Darwin have written a book on the origin of species। नाम है ये उनके बुक का, क्या नाम है, on the origin of species by natural selection। नेचुरल सिलेक्शन से कैसे हमको ओरिजिन पता चला स्पीसीज का, है ना। तो इस बुक में वाइल वेलेक द बुक, अब वेलेक ने भी, जो अल्फ्रेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड रसल वेलेक उनका पूरा नाम था, उन्होंने भी एक बुक लिखी, डार्विनिज्म, in which they proposed the evolutionary theory and provided evidences for the same। This book were published in 1859 and 1889 respectively। अब उन दोनों ने, जो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपनी बुक लिखी, एक ने लिखा डार्विनिज्म और दूसरे ने लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों बुक पब्लिश हुई इन द ईयर 1859 एंड 1889, जिसमें उन्होंने अपने वोएज में जो जो खोजा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सब उन्होंने लिखा। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल ट्रेट्स क्या क्या थे, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। जो हमारी अच्छाइयां रहेंगी वो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैरी करके आगे बढ़ेंगे। उसी चीज को बता रहा है, जो यूजफुल ट्रेट्स थे, जो यूजफुल उनके ट्रेट्स थे, उनको ऑफस्प्रिंग्स ने आगे बढ़ाया। इसी ट्रेट्स को, यही ट्रेट्स कॉमन हो गए किसमें, जनरेशन में, जनरेशन वाइज क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट होना चालू हो गया। अब formation of new species, gradual accumulation of variations over a long period leads to the formation of new species। जब हम धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, जब इंटरब्रीडिंग होगी किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहेंगे, है ना। ग्रेजुअल स्लो चेंजेस को ही क्या कहेंगे हम, इवोल्यूशन कहेंगे। कॉमन एंसेस्ट्री, डिफरेंट स्पीसीज में हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्टर्स। पहले बताई, कॉमन एंसेस्टर्स, डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। एविडेंसेस कम फ्रॉम फॉसिल्स, होमोलोगस, एनालोगस एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो फॉसिल्स से हमको ऑर्गन्स मिले वो क्या थे, होमोलोगस ऑर्गन्स थे। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स थे। ये क्या बताता है कि कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं। अब कंक्लूजन ऑफ द थ्योरी, निचोड़ क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। चार्ल्स डार्विन, स्पीसीज चेंज ग्रेजुअली ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब से मैं यही बता रही हूँ कि जो स्पीसीज है
वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम ग्रेजुअली नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूशन के कारण ही क्या, रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या होगा, इवोल्यूशन होगा और न्यू स्पीसीज क्या होंगी, बनेंगी। ठीक, समझे? समझे। अब आगे, ब्रांच ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑन फिंचेस शोइंग कॉमन एंसेस्ट्री। सबका एंसेस्टर क्या है, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन मैनलैंड बर्ड, फिंच नाम है इस बर्ड का। इस फिंच बर्ड से इतने सारे फिंच बर्ड्स क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व कैसे हुए हैं, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। लार्ज ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच, कैक्टस फिंच, वार्बल फिंच, वुड पिकर फिंच और वेजिटेरियन फिंच। सब समझ आ रहा है कैसे? पहले मैं बता दी कि कैसे कैसे खाने की, फूड्स के कारण, जो उनको फूड अवेलेबिलिटी थी उसके कारण क्या हो रहे थे, इवोल्यूशन हो रहा था। उनके बीक्स उस हिसाब से क्या हो रहे थे, डिजाइन हो रहे थे। तो जैसे जैसे एंसेस्टर कॉमन है बट स्पीसीज डिफरेंट है, यही चीज बताना चाह रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, टाइम लाइन ऑफ इवोल्यूशन ऑन फिंच बर्ड। कैसे कैसे हुआ, एंसेस्टर के फिंच ब्लड, ये फिंच ब्लड है, ये इसका बर्ड है, ये क्या है, इसका एंसेस्टर है। अब क्या हुआ, ये क्या किए, माइग्रेट किए, माइग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में गए, डिफरेंट डिफरेंट जगह में गए। वहां पे क्या हुआ, उनको खाने की जो उनकी नीड्स थी वो क्या हुई, बदली। जैसे जैसे खाना बदला वैसे वैसे बीक्स बदला, वैसे वैसे उनका जो है एकोमोडेशन हो गया, डिफरेंस वेरिएशन में ओवर मेनी जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिंच, यहाँ से हमको देखने को मिला। अब एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, ऑल दीज फिंच हैव सिमिलर बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड आर सिमिलर इन many features. They differ mainly in shape and size of their beaks. These differences help them to eat different types of food, live in different islands or different niches. ठीक, ये सब हमको बताता है। और ये क्या हुए, कॉमन एंसेस्टर था, इसलिए ये क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन से ये आगे बढ़ा। अब एडेप्टेशन और स्पेशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। द प्रोसेस ऑफ चेंज, लिख देती हूं, द प्रोसेस of change by which the process of change by which an organism become better suited to their environment is called adaptation. अब हम बात करें, ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ चेंज है जिसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। इसी को क्या कहेंगे, एडेप्टेशन कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज बिकम बेटर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, स्पेसिएशन क्या हुआ, the evolution of organisms such as that they vary so much as not being able to interbreed, they being considered as the process of speciation. स्पेसिएशन मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक जगह से वो क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। अब ओरिजिनेट की और ओरिजिनेट करने के बाद ये आगे नहीं इंटरब्रीड कर सकती, वो उसका लास्ट स्टेज था। जैसे ह्यूमंस इंटरब्रीड नहीं कर सकती, ठीक है, ह्यूमंस इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तो ये हमारा क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है ना, ये लास्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है, इसी को क्या कहेंगे अपन, स्पेसिएशन कहेंगे। अब व्हाट आर स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज मतलब एक जाति, स्पीसीज एक जाति, कैसे जाति, पहले तो बात करते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में बहुत प्रकार की स्पीसीज हैं, जैसे अगर हम बात करें, ह्यूमन एक स्पीसीज है, एनिमल्स एक स्पीसीज हैं, प्लांट्स एक स्पीसीज हैं। अब जब हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन को भी हम दो टाइप में बांटते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, अब मेल और फीमेल में जब हम इसको जेंडर वाइज
अलग अलग कर देते हैं, तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जातियों में बांटते हैं, कास्ट में, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो ये भी एक स्पेसिएशन ही है, ये भी एक स्पीसीज है ना। अब उस स्पीसीज में भी हम कैटेगरी वाइज, जातिगत, इस हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ह्यूमंस को अगर स्पेसिफिकली अगर साइंटिस्ट उसमें कहा जाए तो ह्यूमंस को क्या कहते हैं, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन, होमोसेपियंस बोला जाता है ना, होमोसेपियंस बोला जाता है ह्यूमंस को। वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग साइंटिफिक नाम के आधार पर पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है, ठीक, ये होता है स्पीसीज। अब हम लोग क्या पढ़े, एक बार इसको एक वन शॉट में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर लीड टू चेंज इन composition of populations over time. Thus, a new population of species emerge from an old one by the process of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही एक नया ब्रीड जो है जनरेट होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। प्री एग्जिस्टिंग वन जो होंगे उनसे क्या होगा, इंटरब्रीडिंग होगा, और इंटरब्रीडिंग से ही क्या होगा, एक नया स्पीसीज क्या होगा, बनेगा। A lots of effort is put in collecting facts and evidences and test them before proposing a theory. बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत लगती है किसी चीज को करने में। वही बता रहा है कि डार्विन ने और एल्फ्रेड ने बहुत मेहनत किया है ना, उसी का सारांश आज हम पढ़ रहे हैं, वही हम आज पढ़ पा रहे हैं उनकी बदौलत। तो ये क्या है, थ्योरी प्रपोज करने के पहले बहुत सारी मेहनत लगती है। अब किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, वही चीज बता रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हमको जो डिजायर होता है हम उसके हिसाब से अपने लिवलीहुड को बनाते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन occurring in nature without human intervention by changes in mainly environmental condition is called natural selection. विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस जो नेचुरल जो नेचर हमको अडॉप्ट करता है, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसी चीज को बता रहा है। एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज क्या करते हैं, अपने लाइफ को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, बेटर सुटेड बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, ठीक। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग विएबल capable of further reproduction offsprings are called as species, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करके एक नया स्पीसीज बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरब्रीड सेक्सुअली इज कंसीडर्ड एज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब दो ब्रीड सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं तो उनके बीच में क्या आता है, एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। उस ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं, उस ऑफस्प्रिंग बना उसको क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस दैट विच मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग्स आर एक्वायर्ड। मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट्स डॉग बहुत सारे होते हैं, पेमेलियन होता है ना, लैब्राडोर होता है, तो कैसे बनता है ये, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनता है, पता है हम लोग को। अब फोरलिम्स ऑफ डॉग्स एंड शिप्स आर फॉर वॉकिंग, वेल फॉर स्विमिंग एंड दैट ऑफ बैट फॉर फ्लाइंग। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। हम लोग को पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सबके पास सब कुछ है लेकिन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, जो वेल है वो तैर रहा है, ह्यूमंस अपने हाथों से खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, होमोलोगस सीरीज को बता रहा है। क्या है ये, होमोलोगस सीरीज।
डिफरेंट ओरिजिन बट सेम वर्क कर रहा है ये, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस कैरेक्टर, एनालोगस कैरेक्टर क्या है देख के बता दो। विंग्स ऑफ बैट्स एंड बटरफ्लाई, ओरिजिन अलग अलग है, काम सेम है वही। अब while proposing this theory, Darwin was influenced by the observation of his voyage, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वही उन्होंने बताया। अब a group of organism which can interbreed sexually producing variable offspring is known as, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखे, दिखते हैं, यहाँ क्या हुआ, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्या आएगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, difference among beaks of finches shows the variation among them, क्या बता रहा है, वेरिएशन बता रहा है। some bacteria can grow in the medium containing streptomycin antibiotic, the reason behind this is, ठीक है, कंटेनिंग मीडियम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कैसे ग्रो करता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है बताइए। अब ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक बचता है हमारे पास, जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर हम वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछता है एग्जाम में। क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन, जब हमारे एंसेस्टर्स से हम डेवलप हुए तो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या उनके कुछ ऐसे व्यवहार बोल सकते हैं या ऐसे कुछ चीजें बोल सकते हैं जो हमारे साथ हमारे तक पहुंच जाती हैं, जो कि अब काम की नहीं है ना, जो कि अब काम की नहीं है। अब बंदर की पूंछ काम की नहीं है, इंसानों के कान, जो कान के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ काम का है काम का, चश्मा पहनते हैं लोग, लेकिन ये काम का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं, ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे तक पहुंचे हैं, बट आज के समय हम लोग उसका यूज नहीं करते, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इतने सारे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, 10th बोर्ड है आपके, और थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।